brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। महीनों तक मंथन के बाद राहुल गांधी ने अमेठी से न लड़ने का फैसला क्यों किया? क्यों प्रियंका गांधी एक बार फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहीं? प्रियंका को चुनाव में न उतारना कांग्रेस का सकुचाने वाला कदम है या दूरगामी कदम है? अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम आने के बाद अब बड़ी खबर में इन सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी चयन के पीछे की कहानी। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। बड़ी खबर पर बात शुरू करने से पहले रोज की तरह सुनते हैं दिन के 2 चर्चित चुनावी बयान। नकली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी को स्पष्ट पूछने आया हूं। उद्धव जी, आप महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करिए, सीए लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? राम मंदिर बना अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सीए आया अच्छा हुआ या बुरा हुआ? और ट्रिपल तलाक हटा, ये अच्छा हुआ या बुरा? मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। उद्धव जी इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनको अपनी नई वोट बैंक का डर है, नई वोट बैंक का डर। आपको मालूम है उनकी नई वोट बैंक कौन है भाई? मालूम है या नहीं है? जो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक थी, वो अब उद्धव ठाकरे की वोट बैंक हो गई है। इस 5 किलो राशन के बोरे पर आपको निर्भर बनाना चाहते हैं। ये आपकी आत्मनिर्भरता नहीं चाहते हैं। अगर चाहते तो क्या अग्निवीर जैसी स्कीम लाते? अगर चाहते तो ये जो 30 लाख पद खाली पड़े केंद्र सरकार में 10 सालों में, क्या इनको नहीं भरते? अरे बहुत व्यस्त रहे हैं दुनिया में भ्रमण करते हुए। कभी आप अमेरिका में दिखते हैं, कभी रूस में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, कभी चीन के प्रेसिडेंट के साथ झूला झूलते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आते, आपकी समस्याओं को नहीं समझते। बहुत सत्ता जिसके पास हो जाती है ना, सुन लो, जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। कांग्रेस ने 3 मई की सुबह अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा। लंबे समय का सस्पेंस अब जो है उसका पटाक्षेप हुआ। राहुल गांधी को आप जानते हैं, पर पहले आपको किशोरी लाल शर्मा के बारे में बता देते हैं। मूलतः पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। 1981 में जब राजीव गांधी चुनाव लड़ने के लिए पहली बार अमेठी पहुंचे थे तो किशोरी लाल शर्मा के साथ वो पहुंचे थे। किशोरी लाल शर्मा उनके साथ थे और यहाँ राजीव का जो चुनाव प्रचार था उसको संभालने वाले लोगों में से एक थे। राजीव जब तक जीवित रहे, किशोरी लाल अमेठी में उनका कामकाज संभालते रहे। राजीव की मौत के बाद कभी शीला कौल तो कभी सतीश शर्मा के साथ काम किया। गांधी परिवार के करीबी रहे। लिहाजा जब सोनिया गांधी 1999 में अमेठी से चुनाव लड़ने पहुंची तो किशोरी ने उनके भी चुनाव प्रचार का काम संभाला। 2004 में राहुल ने अमेठी से इलेक्टोरल डेब्यू किया और सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ने पहुंची। तब से अब तक किशोरी लाल शर्मा दोनों सीटों पर दोनों बड़े नेताओं के आंख, कान, नाक, हाथ रहे हैं। इस बीच वो बिहार के प्रभारी रहे, पंजाब कमेटी के सदस्य रहे, एआईसीसी के मेंबर भी रहे। चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने 3 मई को ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया, क्योंकि ये नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन था, आखिरी तारीख थी। राहुल गांधी का नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ पहुंची थी। तीनों की मौजूदगी में बड़ा रोड शो किया गया। रायबरेली में राहुल का मुख्य रूप से मुकाबला होगा भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से। अमेठी में किशोरी शर्मा का मुकाबला होगा भाजपा की ही स्मृति ईरानी से। आप जानते ही हैं कि स्मृति ने ही 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था और बीजेपी के खाते में ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी थी। दोनों सीटों के बारे में संक्षेप में आपको बता देते हैं। अमेठी सीट हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है। अब तक इस सीट पर हुए 16 लोकसभा चुनावों में 13 बार कांग्रेस वहां से जीती है। 1980 में यहां से संजय गांधी जीते थे।
उनके निधन के बाद इस सीट पर 1981 में उपचुनाव हुए और राजीव गांधी जीते। 1984, 1989 और 1991 में भी राजीव गांधी ही जीते। 1991 में राजीव गांधी के निधन के बाद उपचुनाव हुए और कांग्रेस के सतीश शर्मा जीते। 1996 में भी सतीश शर्मा जीते और उसके बाद 1999 में इसी सीट से सोनिया गांधी ने इलेक्टोरल डेब्यू किया और जीत गईं। और फिर 2004 में राहुल गांधी के डेब्यू के लिए सोनिया गांधी ने ये सीट छोड़ दी। राहुल 2004, 2009 और 2014 में यहाँ से जीते। 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें यहाँ से हरा दिया। रायबरेली सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ हुए 20 लोकसभा चुनावों में से 17 कांग्रेस ने जीते हैं। 1999 में जब सोनिया गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा तो सतीश शर्मा को रायबरेली भेजा गया। वो यहाँ से लड़े और जीते। फिर 2004 में राहुल के लिए अमेठी सीट छोड़कर सोनिया रायबरेली से लड़ी और जीती। 2009, 2014 और 19 में भी वो जीती। इसी साल सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा जाने का फैसला लिया, जिसके बाद रायबरेली की सीट खाली हो गई और अब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं तो 1952 और 57 में रायबरेली से ही फिरोज गांधी जीते थे। 1960 और 62 में यहाँ से कांग्रेस के आरपी सिंह और बैजनाथ कुरील जीते थे। फिर 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी जीती। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में 1977 में इंदिरा गांधी यहाँ से हारी, लेकिन 80 में वो फिर से जीत गईं। राहुल के अब अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष किए हैं। राहुल अक्सर भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए समर्थकों से अपील करते हैं कि डरो मत। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि अब मैं राहुल गांधी से कहता हूं कि डरो मत, भागो मत। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी राहुल के रायबरेली जाने को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कांग्रेस की तरफ से भी इस पर जवाब आए हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ हम लोग उम्मीदवार खड़ा किए हैं। पहले चुनाव की नतीजा आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है, किसी से डरते नहीं है। मोदी जी को कोई डरने का कोई सवाल ही नहीं है। दुनिया में किसी अन्याय के साथ राहुल गांधी समझौता नहीं किए हैं और किसी से डरता भी नहीं है। इसलिए राहुल गांधी की नारा एक ही है, डरो मत। जैसे राहुल गांधी नहीं डरते, हम कोई भी कांग्रेस की कार्यकर्ता मोदी जी से नहीं डरते। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? राहुल गांधी डरने वाला आदमी नहीं है। हम सबकी इच्छा आग्रह रहा कि गांधी परिवार से कोई ना कोई उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो। सोनिया जी ने राहुल जी को जो सूचना की है कि आपको लड़ना है रायबरेली से, उसका हम स्वागत करते हैं। केएल शर्मा जी है, ये केएल शर्मा जी ये गांधी परिवार के एक सदस्य है। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही है। क्यों गए राहुल गांधी रायबरेली, क्यों छोड़ा अमेठी, जबकि
मार्च के आखिरी हफ्ते में हुई कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद ये खबरें आ रही थी कि पार्टी का इंटरनल सर्वे और उत्तर प्रदेश के स्थानीय नेता राहुल को अमेठी से लड़ने की सलाह दे रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भले ही इस बात पर जोर दिया गया हो कि कांग्रेस को दोनों सीटें अच्छे से मजबूती से लड़नी चाहिए, मगर पार्टी नेतृत्व ने इस सुझाव को बहुत उत्साह के साथ लिया नहीं था। सोनिया गांधी इस बैठक में थी, कहा गया कि उन्होंने सबको सुना मगर कुछ कहे बिना ही चली गई। दूसरी तरफ अमेठी के गौरीगंज स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही बीते दिनों एक प्रदर्शन किया था, मांग की थी कि यहां से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ें। 2 मई को जब खबर आई कि अमेठी रायबरेली से नाम अब तब में आने वाले हैं तो अमेठी में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन नाम सामने आने के बाद और पोस्टरों के ऑर्डर दिए गए, लेकिन राहुल गांधी के नहीं, किशोरी लाल के। राहुल क्यों छोड़कर गए अमेठी, हमने पूछा जानकारों से। देखिए, ये जरूर है कि परंपरागत सीट है कांग्रेस की अमेठी और इसको छोड़ना एक बड़ा रिस्क है और ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया, क्योंकि जो इसकी टाइमिंग है वो इस तौर पर दिखाती है कि ऐन मौके तक अगर कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को लेने में देर की, जैसा आप कह रहे हैं, और आखिरी समय तक ही फैसला हुआ है तो बहुत सोच समझ के हुआ है, इसे जल्दबाजी में तो नहीं कहेंगे। और ये बात भी गांधी परिवार जानता है कि अगर ये साथ एक बार टूट गया तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और के शर्मा पे दाव लगा करके कांग्रेस पार्टी ने इस बात को दिखाया है। प्रियंका गांधी का इसी कार्यालय में आकर के इस बात को कहना कि ये गांधी परिवार के ही सदस्य हैं, 40 सालों से हमारे साथ हैं, हमारे लिए चुनाव हमेशा से इन्होंने लड़वाया, हमारे लिए तैयारियां की, हमारे लिए एक जो है बड़े संचालक के तौर पर उनकी भूमिका रही है। तो अगर वही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसे पता है कि स्थिति क्या है और वो हमारे लिए फायदेमंद है। और वही जो रिश्ता उनका है उसको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बात को जताने की कोशिश कर रहे हैं, उसी आसपास की चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और ये बात जरूर है कि गांधी परिवार का सरनेम नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि वो किसी परिवार से कम नहीं है। आपके परिवार में भी, हमारे परिवार में भी कुछ एक आध 2 लोग ऐसे होते हैं जो भले ही परिवार में उनका रिश्ता ना हो, लेकिन वो इतने प्रिय होते हैं, इतने उनके साथ में घनिष्ठता होती है कि घर से कम का मामला नहीं नजर आता। तो वही एक रिश्ता दिखाने की कोशिश है। लेकिन ये जरूर है कि एक रिस्क जरूर लिया है। ये तय करेगा कि क्या अमेठी आगे भी इस परिवार के साथ और पार्टी के साथ खड़ी है या नहीं, क्योंकि इसके आगे 2027 में यूपी के चुनाव होने हैं और 2029 की भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जितना बीजेपी के खिलाफ बन रहा है उसकी क्षमता जो है वो और बढ़ चुका होगा अगर सरकार दोबारा बनती है। तो कहीं ना कहीं देखना जरूरी है कि क्या वाकई में अमेठी अभी भी गांधी परिवार के साथ है। तो उस लिटमस टेस्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट के लिए भी ये परीक्षा जरूरी थी। अमेठी से राहुल का जाना सिर्फ एक सीट बदलना नहीं है, यहाँ से गांधी परिवार की लंबी लेगेसी पर भी अब फिलहाल के लिए तो विराम लग ही गया है। जो 1980 में अमेठी में जब जीत के आई थी इंदिरा गांधी रायबरेली से, मेडक से, उन्होंने डिसाइड किया था मेडक को रिटेन करना, रायबरेली को गिव अप करना। तो वो बहुत क्लियर थी। उस समय चर्चा हो रही थी परिवार के अंदर कि किसको फील्ड किया जाए। तो उस समय इंदिरा गांधी बहुत स्पष्ट था उनका मानना कि परिवार का ही सदस्य उतारा जाएगा। मोहम्मद यूनिस का नाम था जो बहुत ही करीब माने जाते थे, दोस्त माने जाते थे परिवार के, पर इंदिरा गांधी ने कहा नहीं। और उस समय नाम सामने आया था अरुण नेहरू का। वो एक पेंट कंपनी में अरुण नेहरू और राजीव गांधी थर्ड कजिन्स थे। तो उनको बुलाया गया और संजय गांधी का एक जुमला जो था उस समय जो कोट किया जाता है, जैसे ही वो आए कलकत्ता से दिल्ली, उन्होंने कहा मोटू तू चुनाव लड़ेगा क्या। तो अरुण नेहरू ने अब चुनाव लड़े, रायबरेली से शानदार तरीके से जीत गए। और उस समय कहा जाता था कनॉट प्लेस में खादी भंडार में वो अपने कुर्ते खरीदने जाने वाले थे, कुर्ता पजामा टोपी। तो फिर संजय गांधी के जो एसोसिएट थे उस समय अकबर अहमद, डम्पी अहमद, उन्होंने कहा ये बेहतर होगा कि तुम कपड़ा लो, क्योंकि बहुत मोटे थे तो कपड़ा से खरीद के तुम कुर्ते सिलवाए। खैर ये चीजें उस समय कही जाती थी। तो अरुण नेहरू उतरे और इंदिरा गांधी चाहती थी कि राजीव, जो संजय गांधी की डेथ के बाद जिनको वो ग्रूम करना चाह रही थी अपने सक्सेसर के रूप में, उनके
साथ खड़ा हुआ कोई परिवार का सदस्य हो जो उनकी मदद करे, उनकी टीम बनाए, उस सब में सहायता करे। तो ये एक किस्सा जो है कहा जाता है, जिसके बारे में जिक्र किया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी का भी 1967 में रायबरेली से लड़ना, 1971 में लड़ना, जिसको चैलेंज किया था राजनारायण ने, और 75 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि उन्होंने इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस की थी, जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो रायबरेली ने पॉलिटिक्स नॉर्थ इंडिया की बहुत बदली है, और उसपे बहुत उसका असर हुआ है, जो चीजें घटनाएं घटी हैं। अब चलिए रायबरेली। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद जो पहला नाम रायबरेली से चर्चा में आया था वो था प्रियंका गांधी का। फिर कुछ ही दिन में स्पष्ट हो गया कि प्रियंका यहां से नहीं लड़ेंगी। फिर रायबरेली से राहुल गांधी का नाम चर्चा में आ गया और यही साबित भी हुआ। अब दो सवाल उठते हैं, रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ता किसे चाह रहे थे, और राहुल का नाम आने के बाद वहां इस फैसले को कैसे रिसीव किया जा रहा है। हमने पूछा रायबरेली के ही पत्रकारों से। क्योंकि लंबा इंतजार हो गया था, गांधी परिवार का कोई सदस्य रायबरेली अमेठी नहीं आ रहा था, तो ऐसे में अमेठी हार के बाद संगठन के सारे काम चल तो रहे थे, लेकिन बिना सेनापति के सेना कैसे हो जाती है, इसका अंदाजा आपको भी खूब है और हमको ग्राउंड पे भी खूब है। तो इंतजार गांधी का था, वो राहुल हो या प्रियंका हो। लेकिन जब सोनिया गांधी को मार्मिक चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने रायबरेली के लोगों से अलविदा कहा और राज्यसभा की तरफ वो राजस्थान गई, तो लोगों को एक बार लगा कहीं वही दौर तो ना है जो 1980 में इंदिरा जी ने किया था कि रायबरेली से लोकसभा चुनाव तो जीत गई, लेकिन उन्होंने आंध्रा के मेंढक को अपना संसदीय क्षेत्र मान लिया और रायबरेली को छोड़ दिया। तो मन में एक डर भी था, कसक भी थी। तो मामलों में ये लग रहा था कि यार गांधी कोई भी आ जाए हमें स्वीकार है, लेकिन ये लेकिन सब बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन हुआ ये कि जो इंतजार था वो लंबा खिंच गया, क्योंकि 26 तारीख से रायबरेली में नॉमिनेशन होना था। 26 बीत गई, 27 बीत गई, 28 बीत गई, होते करते आज 3 हो गई। और कल रात तक किसी को नहीं पता था कि रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी कौन होगा। तो ऐसे में जो कुछ भी मिले वही बेहतर है, क्योंकि लोकल कैंडिडेट बीजेपी का है और पहले कांग्रेस में रह चुका है। तो रायबरेली की पॉपुलेशन करीब 21 लाख है। 21 लाख मतदाता ने बीजेपी के प्रत्याशी को बड़े करीब से देखा है, और ऐसे में जो चमक गांधी की है उसके सामने वो चमक तो फीकी नजर आती है। अब बात आती है राहुल और प्रियंका में बेहतर कौन। तो नो डाउट कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी का अपना अस्क दिखता है, लोग उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो प्रियंका का था। लेकिन जब निर्णय आया तो राहुल गांधी का था, चौंकाने वाला था, लेकिन लोगों ने इसे सहर्ष गले से लगाया। और कम से कम आज की भीड़ तो यही बता रही है कि राहुल गांधी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे ना उतरे, लेकिन वायदा प्रियंका का है तो सब बेहतर है। अभिनव, इसी के साथ ये स्पष्ट हो गया है कि प्रियंका गांधी इस बार भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर ही रहेंगी, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव रहे हों या अभी लोकसभा चुनाव। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि प्रियंका क्यों नहीं चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका के चुनाव न लड़ने से संबंधित इन सवालों का जवाब असल में है क्या, बता रहे हैं एक्सपर्ट। जी, प्रियंका गांधी के पीछे एक दो चीजें जिसे बहुत साफ तौर पर समझा जा रहा है। पहली तो यही है, प्रियंका की पहले इच्छा ही नहीं थी, उन्होंने इसको लेकर के पहले ही रजामंदी नहीं दी थी। हालांकि अंतिम समय तक मान मनोबल हो रहा था, इन बातों को लेकर के मैसेजिंग भी हो रही थी। पार्टी के जो नेता हैं, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, वो चाह रहे थे, उनसे कम्युनिकेट किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने इस बात को रखा कि अगर तीनों ही परिवार के लोग अगर अलग अलग सदनों में हों, उनकी माता आप राज्यसभा जा चुकी हैं राजस्थान से, और राहुल गांधी लोकसभा जाएंगे, तो ऐसे में उनको लगा कि इस समय जो है वो स्थिति ठीक नहीं है कि वो भी चुनाव में लड़े। आज उन्होंने मीडिया से बातचीत में बात भी कही कि किसी को जो संचालन करना होगा, तो उन्होंने उस भूमिका में अपने आप को रखा है, और वो कैंपेन के लिए आने के लिए भी आतुर हैं। उन्होंने कहा है कि 6 तारीख के बाद आएंगी। तो भले ही वो प्रत्याशी के तौर पर नहीं है, लेकिन एक स्टार कैंपेनर, एक मैनेजर, एक कोऑर्डिनेटर और एक बड़े उस गैप को भरने की वो जरूर यहाँ कोशिश करेंगी, और वो सक्रिय भी रहेंगी। क्योंकि हमने देखा भी है, पहले भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चुनाव में वो लगातार आती रही और अब तो पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं। लगातार कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार
को हाशिए पर ले रही हैं, पूरा प्रचार वो ऑल इंडिया कर रही हैं, तो इन दोनों सीटों पर भी वो उसी शक्ल में होंगी। प्रत्याशी भले नहीं दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती। एक दबाव भी होता है प्रत्याशी के तौर पर, आपको रहना भी होता है, तो वो 14 दिन वो शायद अभी फिलहाल नहीं दे सकती इस लोकसभा में, और मुझे लगता है इसीलिए ये फैसला हुआ। आपने अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों का पूरा गणित और फैसलों के पीछे की एक एक वजह जानी। अब एक एक करके इस फैसले पर जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी सुनिए। अब इतने लोग, पहले आडवाणी 2-2 जगह से नहीं भरते थे, वाजपेयी नहीं भरते थे, और कितने लोग 2 जगह पे भरे, इन्हों खुद भरे ना पहले। देखो ऐसी बात, छोटी बातें करके वो छोटा बनना चाहते हैं। अरे का राहुल गांधी जी का कैला हो, हम तो लगल कि अमेठी आई बा, मजा आई। हमारी दीदी वहाँ से लड़ रही है, तो हमको लगा कि आप हमारी दीदी के साथ लड़ेंगे, स्मृति ईरानी जी के साथ। बड़ा देश के इंतजार रहा और दावा भी था कि आप वहाँ से लड़ेंगे। ये तो गलत की, तो धोखा दिला राहुल गांधी जी, बढ़िया नहीं कैला। आए के चाहते रहे। मैं समझती हूँ ये लोग जो परिवार पे हमला कर रहे हैं, तो ये डर के कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं कोई बात है जिसकी वजह से लगातार ये लोग परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे तो जनता डिसाइड करेगी, और ये एक पार्टी का निश्चय है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है और कौन कहाँ से नॉमिनेशन फाइल करता है, तो उस पर उंगली हम नहीं उठा सकते हैं। भारत के चुनावी इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए ये समय निर्णायक है। सामने वाली पार्टी को हराने के दावे तो किए ही जाते हैं, लेकिन अभी तो पार्टी के सामने इन्हीं 2 सीटों से जुड़े तमाम सवाल हैं, तमाम चुनौतियां हैं, जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ उनकी चुनावी जीत में ही निहित होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जिस प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ कांग्रेस 2 सीटों पर ही इतना संघर्ष कर रही है। इतनी देर की वहाँ पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करने में। उत्तर प्रदेश में यूं भी पार्टी 17 सीटों पर ही लड़ रही है। उनमें से भी अगर वो 2 मजबूत सीटें अपनी जो उसकी हैं ट्रेडिशनली, वहाँ पूरी मजबूती से नहीं लड़ेगी और अगर उन्हें बचा नहीं पाएगी तो उसकी राष्ट्रव्यापी संभावनाओं पर भी शंका होने लगेगी। सवाल ये भी है कि अब जब कांग्रेस ने अमेठी से एक तरह से कदम पीछे खींच लिए हैं, गांधी परिवार ने कदम पीछे खींच लिए हैं और भाजपा उनके डर कर भागने के तौर पर इसे प्रचारित कर रही है, तो इस पॉलिटिकल मैसेज को कांग्रेस डील कैसे करेगी? नॉर्थ में कांग्रेस का और खासकर उत्तर प्रदेश में 8 प्रधानमंत्री देश के उत्तर प्रदेश से आए हैं, 5 प्रधानमंत्री इलाहाबाद से जुड़े हुए थे। तो गांधी, जो कि नेहरू गांधी फैमिली का घर माना जाता था, तो आज अमेठी से निकल जाना, बिल्कुल लड़ाई भी नहीं लड़ना वहां, ऐसा फीलिंग तो जाएगा कि यूपी को छोड़ रहे हैं, मैदान से भाग रहे हैं। भाग तो नहीं रहे हैं उस मायने में, लेकिन एक लड़ भी नहीं रहे हैं। मुश्किल है अमेठी, ऐसा नहीं है। और ये अंडरस्टैंडेबल भी हो सकता है कि राहुल गांधी एक और हार नहीं इस समय चाहेंगे, लेकिन अगर दोनों बहन भाई लड़ते, मैदान में उतरते, तो बहुत अलग सिग्नल जाना था कांग्रेस की तरफ से और पूरी ऑपोजिशन की तरफ से। अगर प्रियंका लड़ती रायबरेली से और राहुल लड़ते अमेठी से, हार या जीत अलग, एक बहुत क्लियर संदेश जाता कांग्रेस कार्यकर्ता को, देश को, कि गांधी फैमिली कूद पड़ी है और वो बहुत सीरियस हैं कि पार्टी को नॉर्थ इंडिया में रिवाइव किया जाएगा, चाहे कितनी देर भी लगे। ये बहुत अलग सिग्नल है। बड़ी खबर यहीं तक, अब चलते हैं सुर्खियों पर। शहर की एक रोड जो करीब 3.5 दशक से बंद है, यहाँ से लोग आ जा नहीं सकते और ये रोड भी कोई गली नुक्कड़ की नहीं, वीआईपी इलाके की रोड है। मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क। रोचक सी बात है ना, बात चंडीगढ़ की है। पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने की सड़क करीब 3.5 दशक से आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद है। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश के बाद ये सड़क आगे भी बंद ही रहेगी। पूरी बात बताते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में है पंजाब के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास। 80 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद बढ़ा था, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी सक्रिय थे, तो सीएम हाउस के बाहर की रोड को सुरक्षा कारणों से बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया था। क्या आप यकीन करेंगे कि ये सड़क आज तक बंद है? 90 के दशक में एक बार को सड़क खोलने पर विचार भी किया गया, लेकिन 1995 में बेअंत सिंह की हत्या के बाद मुख्यमंत्री थे वहाँ के,
उनकी हत्या के बाद रोड खोलना तो दूर, सुरक्षा व्यवस्था को और भी बढ़ा दिया गया। हाल ही में पंजाब हाईकोर्ट ने एक प्रयोग के तौर पर इस सड़क को खोलने का फैसला सुनाया था। इस व्यवस्था के तहत सीएम हाउस के सामने की सड़क को 1 मई से रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जाना था। हाईकोर्ट का कहना था कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के बाहर पर सड़क पर यातायात चल सकता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर क्यों नहीं चल सकता। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के ये फैसला दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाईकोर्ट के फैसले पर अगले आदेश तक स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील ये रखी थी कि पंजाब में अभी भी माहौल ठीक नहीं है और सीएम हाउस के सामने की सड़क खोले जाने से कोई अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है। अपने तर्क के समर्थन में पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला केस का भी उदाहरण दिया। कहा कि मूसेवाला को लंबे समय से पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन जैसे ही सुरक्षा हटाई गई मूसेवाला पर हमला हुआ जिसमें उनकी जान भी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद कहा कि हम में से कोई नहीं चाहता कि कोई भी अप्रिय घटना हो। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने अगले आदेश तक सड़क को बंद ही रखने के लिए कहा। सड़क के बंद रहने के पीछे सुरक्षा कारण है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सड़क के बंद रहने से यातायात भी प्रभावित होता है, ये भी बात है। इस सड़क के खुलने का सबसे बड़ा फायदा पंजाब एरिया से हाई कोर्ट, रॉक गार्डन, सुखना लेक, वर्ल्ड पार्क जैसे और आईटी पार्क जैसे व्यस्त इलाकों तक जाने वाले ट्रैफिक को होगा। सुबह और शाम के पीक आवर्स में इस एरिया में काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा रहता है। अब ज़रा ये 2 मीम देखिए। पहला ये 19-20 का फ़र्क है और दूसरा ये स्पाइडरमैन वाला। क्यों दिखाया ये मीम? जवाब के लिए खबर पर आ जाइए। 2 मई को कांग्रेस ने लद्दाख सीट से कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया। नाम है सेरिंग नामग्याल। नाम सुनते ही लोगों को लगा कि अरे ये क्या, वही बीजेपी वाले नामग्याल हैं। बड़ा खुद्रान्वेषण करने के बाद पता चला कि दोनों अलग अलग हैं। बीजेपी के लद्दाख से सांसद हैं जमयांग सेरिंग नामग्याल और कांग्रेस ने जिन्हें इस बार उतारा है उनका नाम भी उनसे मिलता जुलता ही है, लेकिन ये वो नहीं है। ऐसा सिर्फ लद्दाख में नहीं हुआ है, पहले भी होता आया है। जब एक ही सीट से एक ही या एक जैसे नाम वाले एक से ज़्यादा कैंडिडेट उतरते हैं या उतार दिए जाते हैं, इस पर रोक लगे, ऐसी मांग करने वाली याचिका 3 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने ये याचिका पहुंची थी। बेंच ने कहा कि अगर किसी के माता पिता ने एक जैसा नाम दिया है तो क्या ये बात उसके चुनाव लड़ने के आड़े आ जाएगी? अगर किसी का नाम राहुल गांधी है, लालू प्रसाद यादव है और हम उन्हें चुनाव लड़ने से कैसे रोक सकते हैं? क्या इससे उनके अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा? ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जैसे नाम वाले लोगों के एक ही सीट से चुनाव में उतरने पर बैन लगाने की मांग करती ये याचिका खारिज कर दी। ऐसा कब कब हुआ कि एक ही नाम वाले एक से अधिक कैंडिडेट एक ही सीट से उतरे? एक रोचक उदाहरण आपको बताते हैं। 2008 और 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात है। सूबे की एक सीट है राऊ विधानसभा। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों में 2 समानताएं थी। पहली की दोनों के नाम एक जैसे थे और दूसरी की दोनों के पिता के नाम भी एक जैसे ही थे। ये थे कांग्रेस के जीतू पटवारी और बीजेपी के जीतू जिराती, और दोनों के पिताओं का नाम था रमेश। जीतू वर्सेस जीतू की इस फाइट का स्कोर रहा 1-1। 2008 में बीजेपी के जीतू जिराती जीते तो 2013 में कांग्रेस के जीतू पटवारी। अब अगली सुर्खी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। आरोप राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने लगाए हैं। आरोप है कि घटना राजभवन के ही अंदर हुई है। पीड़िता ने 2 मई को राज्यपाल बोस के खिलाफ कोलकाता के हरे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। राज्यपाल आनंद बोस ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ये मुझे बदनाम करने की एक साजिश है, सच्चाई की जीत होगी। अगर कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा उठाना चाहता है तो भगवान उसका भला करे। इन आरोपों पर राजनीति भी शुरू हो गई है। टीएमसी के नेता राज्यपाल बोस को लगातार घेर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 2 मई को कहा कि ये क्या है, पीएम आज रात आएंगे और राजभवन में रुकेंगे। इस समय राज्यपाल पर एक महिला पर अत्याचार का आरोप लग रहा है, ये शर्म की बात है। उन्होंने ये ट्वीट लिखा था जब 2 तारीख की रात में प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले थे। 3 मई को उनको यहाँ जनसभाओं को संबोधित करना था, जो प्रधानमंत्री ने किया भी। चंद्रिमा भट्टाचार्य के बयान के बाद राजभवन में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। राजभवन के एक्स हैंडल से, ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा गया है कि राज्यपाल के खिलाफ मानहानि और संविधान विरोधी मीडिया बयानों के लिए चंद्रिमा भट्टाचार्य के कोलकाता, दार्जिलिंग और बैरकपुर के राजभवन परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि वो मंत्री की मौजूदगी वाले किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। मंत्री के खिलाफ आगे के कानूनी कदमों पर सलाह के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल से भी संपर्क किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल के खिलाफ
शिकायत थाने पहुंचने के बाद राजभवन परिसर में पुलिस की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। दिन भर की अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। रोहित वेमुला के केस में पुलिस ने आज क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है। क्लोजर रिपोर्ट में तेलंगाना पुलिस ने क्या क्या दावे किए हैं आपको पॉइंट दर पॉइंट बता देते हैं। क्लोजर रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की है पुलिस ने, और सबसे पहला पॉइंट जो पुलिस ने कहा है वो ये कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे। ये पुलिस का दावा है, ये पुलिस का कहना है। उनका कहना है कि रोहित वेमुला इस बात से डरे हुए थे कि कहीं उनकी जाति की ये जो कथित सच्चाई है ये बाहर ना आ जाए, इसी वजह से उन्होंने वो कदम उठाया, जान दे दी, ऐसा पुलिस का कहना है। दूसरा उनका ये कहना है कि रोहित वेमुला अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, छात्र राजनीति में काफ़ी एक्टिव थे और उनका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति में था, इन राजनीतिक संगठनों की कार्रवाइयों से जुड़ा हुआ था, और इसको उन्होंने एक आधार बनाया है कि इस वजह से वो पढ़ाई में वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। एक बार उन्होंने पीएचडी शुरू की, वो छोड़ दी, फिर दूसरी पीएचडी शुरू की, वो छोड़ दी। तीसरा उनका कहना है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिससे रोहित वेमुला को उकसाया गया हो या मजबूर किया गया हो वो कदम उठाने के लिए। ये सब पुलिस का दावा है, ये सब पुलिस का कहना है। हालांकि रोहित वेमुला के भाई का कहना है कि पुलिस ने उन पॉइंट्स पर जांच नहीं की जिन पर करनी चाहिए। मसलन रोहित वेमुला को किस तरह से टॉर्चर किया गया, उनके साथ क्या हुआ, वो किन परेशानियों से जूझ रहे थे। रादर पुलिस ने इस बात पर ज़्यादा फोकस किया कि वो किस जाति से आते हैं, जाति सर्टिफिकेट कैसे आया, ये सब। तो अभी इस मसले पर कार्रवाई जारी है। उनके भाई अब अलग से इस पर जो लीगल, वो लोअर कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ पिटीशन दायर कर सकते हैं। जो लीगल मामला है वो तो चलेगा ही, लेकिन ये क्लोजर रिपोर्ट का आया हुआ अपडेट था। और अब मौका है लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स जानने का। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गैंगस्टर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अफजाल अंसारी की सज़ा बढ़ाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए अफजाल की सज़ा को चुनौती देने वाली अपील के साथ इसकी सुनवाई का फैसला किया है। अब 13 मई को राज्य सरकार और अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई होगी। आपको याद दिला दें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर दर्ज गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सज़ा सुनाई है। अफजाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को मामले में सुनवाई का निर्देश दिया है। अफजाल अंसारी की अपील के साथ ही अब राज्य सरकार ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल अपील में ये कहा गया है कि जिस गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, उसी मामले में अफजाल को 4 साल की सज़ा सुनाई है। राज्य सरकार की अपील में अफजाल की सज़ा को 10 साल किए जाने की मांग की गई है। ऐसे में अब हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी और राज्य सरकार की अपील को क्लब करके एक साथ सुनवाई का फैसला किया है। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम शुक्रवार यानी 3 मई को शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। संजय निरुपम ने कहा कि मेरे खून में बाला साहब ठाकरे के विचार दौड़ रहे हैं। 20 साल बाद मैं घर वापसी कर रहा हूं। एकनाथ शिंदे का हाथ मजबूत करने के लिए पार्टी में मैं शामिल हुआ हूं। कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार कर सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लंबी जांच के बाद अरविंद केजरीवाल को बीते दिनों गिरफ्तार किया था। इसके बाद से लगातार उन्होंने जमानत याचिका भी लगाई है जो खारिज भी हो गई थी। बार एंड बेंच और लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शुक्रवार को 2 घंटे तक केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। और अब आज के चुनावी किस्से में भी बात अमेठी की और यहाँ के हुए एक उपचुनाव की, जब एक ज्योतिष की सलाह पर शरद यादव राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए थे। हुआ यूं था कि संजय गांधी की मौत के बाद अमेठी की लोकसभा सीट पर 1981 में उपचुनाव हुए। कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी ने यहां से पर्चा भरा। विपक्ष ने उनके खिलाफ शरद यादव को खड़ा किया। शरद यादव का कहना था कि वे यहां से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह और जनसंघ नेता नानाजी राव देशमुख के आग्रह पर उतरना पड़ा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह और नानाजी राव को एक ज्योतिष पर बहुत भरोसा था। ज्योतिष जिसने कह दिया था कि राजीव ये चुनाव हारेंगे और इसका असर इंदिरा सरकार पर पड़ेगा।
लेकिन नतीजा राजीव गांधी के पक्ष में आया। उन्होंने शरद यादव को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराकर भारी जीत दर्ज की। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।